हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। हमने एग्रोनॉमी का पोर्शन शुरू कर लिया है ना। तो हमने पहले ही मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में मेन हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल साइंस। तो हम पहले उसे ख़त्म करेंगे, है ना, वो ज़रूरी है ख़त्म करना। एग्रोनॉमी से हमने शुरुआत की थी, पहला लेक्चर हो चुका था, हमने एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, है ना। तो मैंने सोचा कि 5 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना उतना मज़ा नहीं आएगा। सारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के क्वेश्चंस को लगभग 10-15 जब हो जाएंगे तब हम उसको एक साथ डिस्कस करें। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिए थे, 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ, मे बी इन द थर्ड वीडियो, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे हमारे 2 तरीके के क्लासिफिकेशन, स्पेशल पर्पस के बेसिस पे और इकोनॉमिकल यूज पे, ठीक है। ओके ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बहुत लेंदी होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो एग्जाम्पल तो बाद में भी आएंगे तो आप उनको कैच कर लोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, 4-5 एग्जाम्पल्स ही रट के गए हो, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर डिफरेंट बनाना होगा, वो नया दे देंगे, ठीक है। मेस्टा या सेफ्लावर ऐसा कुछ नाम दे देंगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हम आपको नोट्स में और मतलब साथ साथ एग्जाम्पल्स बताते चलेंगे, बट मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे रहेगा। आधे घंटे में हमें इसे पूरे को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलेंगे। और आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारे कोर्स के वीडियो का ही एक पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो, डीएनएस एजुकेयर पे। आप वहाँ से स्टोर से इस कोर्स को बाई कर सकते हो। ये कोर्स होने वाला है CUCET या फिर BHU कह लीजिए, दोनों के, एक BSc एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए, है ना। और कॉस्ट वगैरह सारा कुछ वहीं आपको मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोज़ मिलेंगी, और डाउट क्लासेस लाइव मिलेंगी, और मटेरियल आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन मटेरियल, जो कि आपके नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज ख़त्म होने के बाद टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, है ना, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। तो बहुत कुछ होने वाला है इसमें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से लिंक से इसको देख सकते हो कि वीडियो में आप इस कोर्स में आपको और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, और बहुत आसान होने वाला है अगर देखें तो, क्योंकि एग्रीकल्चर हम यहाँ पढ़ते नहीं है, यहाँ हम एग्रीकल्चर सीखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल यूज़। इकोनॉमिकल यूज़ मतलब कि किस, इकोनॉमिकल यूज़ मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था, मतलब आर्थिक रूप से क्या क्या उसके इस्तेमाल है, ठीक है। हिंदी वर्ड थोड़ा सोचने में समय लगता है। आर्थिक क्या क्या उपयोग हैं किन चीज़ों के, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप किस मेन पर्पस से, या फिर इकोनॉमिकली किस मेन पर्पस से, है ना, आर्थिक रूप से किस पर्पस से निकाली जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मोस्ट कॉमन क्रॉप्स हैं जो कि आप जानते हो सबके सब, है ना। ये हमारी इकोनॉमिकल क्रॉप्स है सारी, ठीक है। शुरू करते हैं। सीरियल क्रॉप्स पहला है हमारा, सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अनाज वाली फसलें, है ना। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ सारी क्रॉप्स का हिंदी वर्ड आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मल्च क्रॉप हो गया, ठीक है, जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगा। जैसे जब आप पेपर दोगे तो उसमें आपको मल्च क्रॉप ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में इन वर्ड्स को याद कर लो। आगे आपको ग्रेजुएशन में भी वही करना है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश में अगर जो ऑप्शन है ना, उनकी सीरीज गड़बड़ हो गई, लाइक अगर आपको कोई पूछ दिया कि गेहूं कौन सी फसल होती है, ऑप्शन दे दिया, इंग्लिश में दिया है ABCD, ठीक है, सीरियल क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, ऑयल सीड और फाइबर क्रॉप, लेकिन हिंदी में दे दिया कि रेशे वाली फसलें पहले दे दिया, सीरियल क्रॉप्स को चौथे पे दे दिया। तो अगर ऐसा कुछ आएगा ना, तो आंसर की जब आएगी तो आपका इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपके कभी ऑप्शंस इधर उधर होते हैं तो हमेशा इंग्लिश वाले जो ऑप्शन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको सही मान के उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर चेक कर दिया जाता है ना। तो ये कोशिश करना कि जब भी आप पेपर दो ना, तो हिंदी वाले ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लो कि उसमें क्या है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले में जो सही होगा आप OMR शीट में वही भरोगे, है ना।
तो अनाज वाली फसलें वो फसलें होती हैं जिनके दानों का यूज हम मेनली कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स की कंजप्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो इनका कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, अनाज के रूप में इनके बीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनाज वाली फसलें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइस है ना, मतलब आपका चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, जितने भी हैं सबके सब अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है। तो इन सब की सीड्स का उपयोग किस लिए करते हो आप, खाने के लिए करते हो, ग्रेन्स के रूप में करते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। नेक्स्ट इज लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूम क्रॉप क्या होता है, ऐसे मतलब बीज होते हैं जिनका उपयोग आप एज अ सूप करते हो, है ना। हम लोग दाल बोलते हैं ना उसको, मतलब इंग्लिश में अगर आप उसको सोचो तो वो एक्चुअली एक सूप है, ठीक है। पल्सेस के फॉर्म में जिनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इनका प्रोटीन कंटेंट भी हाई होता है, और ये डाइकॉट मतलब कि डाइकॉट मोनोकॉट छोड़ो, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पड़ेगी, है ना। इनमें दो फलक होंगे, जब आप इनको तोड़ोगे इनके बीच को, इसमें दो फलक होते हैं। मोस्टली सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स हमेशा मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। और डाइकॉट्स इनके दाने के दो हिस्से हो जाएंगे, आप चाहो जैसे चना देख लो, अरहर देख लो, है ना। तो इनको तोड़ोगे तो इसके मतलब इसके बीज के दो पोर्शन होते हैं, लेकिन आप गेहूं के दाने को अलग नहीं कर सकते हो दो इक्वल पार्ट में, चावल के दाने को नहीं कर सकते हो, मक्के को नहीं कर सकते हो, ज्वार को नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक इनका कह सकते हैं इनका गुण होता है, लेकिन आपके लेवल पे इसको नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपके लेवल बस ये है कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है वो लेग्यूम क्रॉप, जिसमें कार्ब्स कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो सीरियल क्रॉप। अनाज के रूप में जिन पौधों के बीजों का उपयोग करते हैं उसको हम सीरियल क्रॉप बोलेंगे, अनाज वाली फसल बोलेंगे, है ना। और जिसके दानों का मतलब जिसके बीज का उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं उसको हम लेग्यूम क्रॉप बोलेंगे, ठीक है, दलहनी फसलें। फिर आता है ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके बीज में तेल का फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, कभी कभी कैसा होता है कि एक ही फसल दो टाइप में काउंट हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि चार फसलें रख दी मैंने तो ये एक ही मतलब किसी एक ही क्लासिफिकेशन के अंडर जाएंगी चार फसलें। जैसे ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन इज ऑल्सो ऑयल सीड क्रॉप एज वेल एज अ लेग्यूम क्रॉप, ठीक है। तो ये लेग्यूम क्रॉप भी है सोयाबीन, और आपकी दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है, ऑयल सीड क्रॉप भी है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्रॉप दो दो चीज में चली जाती है। ऑयल सीड क्रॉप मेन हमारा क्या है, मस्टर्ड हमारी मेन ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप का मतलब होता है रेशे वाली फसलें। फाइबर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका यूज हम करते हैं किसके लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल कॉटन। शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप होती हैं जिनका शुगर कंटेंट हाई होता है, जैसे चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। तो ये होती हैं शर्करा वाली फसलें, शुगर क्रॉप्स इनको बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं शर्करा वाली फसलें। नेक्स्ट इज फॉडर क्रॉप, चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें नाम से ही बहुत क्लियर है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग आप चारों के रूप में करते हो। किसको, आप नहीं खाओगे चारा, चारा जानवर खाते हैं, ठीक है। अब आप खाते हो तो आपका शौक होगा। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम चारे के लिए करते हैं उनको हम चारे वाली फसलें बोलते हैं। तो ये सब देखो, ये बहुत इजी होता है, नाम से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉडर हो क्रॉप हो गया। नेक्स्ट इज वेजिटेबल क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिनका यूज हम एज अ वेजिटेबल करते हैं वो हमारे लिए क्या होगी, वेजिटेबल क्रॉप होगी, शाक सब्जी की फसलें होंगी। मेडिसिनल क्रॉप्स। मेडिसिनल क्रॉप्स ऐसी होती है जिनका आप औषधि के रूप में उपयोग करते हो। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। तुलसी इसमें एक मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसी, और जब से ये कोरोना आया तब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज निकल आया है सामने। गिलोय इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है। अब गिलोय की खेती होने लगी थी उस टाइम पे, और मार्केट भी गिलोय का बहुत तेजी से बढ़ा था उस, है ना। तो गिलोय पैक हो के मिलने लगी थी हमारे यहाँ। तो उसके जो डाल होती है, स्टेम होती है ना, उसको काट के प्रति 100 ग्राम 30 रुपए ऐसे करके बेचने लगे थे लोग। तो ऐसा मेडिसिनल क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जिनका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिनकी जड़ों का या फिर
कंद का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जड़ कंद वाली फसलें इनको बोलते हैं हिंदी में। रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पोटैटो, आलू, आलू का ट्यूबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो भी नोट्स और राइट अप नोट्स आपको मिलेगा ना, उसमें सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, तो इस बात को लेकर टेंस मत होना। और इससे एक और चीज़ अश्योर हो जाएगी, इसी बहाने कम से कम आप नोट्स पढ़ोगे, है ना। हार्ड कॉपी निकलवा लेना, अगर सॉफ्ट कॉपी अगर अवेलेबल होता है, आई डोंट नो कि ऐप से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो कोशिश करना, है ना। हार्ड कॉपी निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी से अच्छा। ये भी अच्छा है कि सिर्फ अगर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगा तो एटलीस्ट आप उसको नोट डाउन करोगे कहीं, शायद कुछ याद हो जाए। कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस, ठीक है, मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, ये सब कुछ मसाले वाली फसलें हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस के हम वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर हैं। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कालीकट नामक स्थान पे, तो भी मसालों का ही व्यापार सबसे पहले शुरू किया गया था, है ना। हम सबसे अच्छे क्वालिटी के मसाले बनाते हैं। और लाल मिर्च सबसे ज़्यादा जो मसाला हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, जिससे सबसे ज़्यादा इनकम हमको आती है, वो है मिर्च, ठीक है। स्टिमुलेंट क्रॉप, उद्दीपक फसलें, जैसे कोकोआ हो गया, है ना, तंबाकू हो गया, तो ये उद्दीपन पैदा करती है। इसमें ऑल ऑफ अ सडन, इसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक एनर्जी फील होती है, ठीक है। फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में मेनली आता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में, और इसमें हम फल वाली फसलें जो भी होती हैं वो सब के सब इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इकोनॉमिक यूज के बेसिस पे ये होता है ना, मार्केट में कोई क्रॉप बिकती है तो इस नाम से बिकती है ना, ये अच्छा। हाँ, ये उसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक यूज का मतलब कि मार्केट में कोई क्रॉप बिकेगी तो इस, जैसे मैंने कहा मैं अनाज खरीदने जा रहा हूँ या मैं दाल खरीदने जा रहा हूँ, है ना। अब हमको ये थोड़े पता, अभी आप स्पेशल पर्पस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारा क्लासिफिकेशन में दो ऐसे क्लासिफिकेशन है जो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, वो क्लासिफिकेशन आप बॉटनी में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम उनको कह देंगे तो वो शायद आपको एग्रीकल्चर के साथ लगा हुआ वीडियो मिल जाए, नहीं भी तो आप बॉटनी में आप उसको कवर कर लोगे, या फिर जो एग्रीकल्चर का बायो का पोर्शन, मतलब बॉटनी जूलॉजी का पोर्शन है, उन वीडियोज़ में वो आपको मिलेगा। और उसको मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है आपको, क्योंकि उसमें ना सिर्फ एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में जो बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8-10, वो उसमें आते हैं, ठीक है। तो और डीप में पूछे जाते हैं वो चीज़ें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और वो पढ़ाएंगी तो भाई उनका सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट चीज़ मिले, इसलिए उनको पास ऑन किया है। इसमें दो क्लासिफिकेशंस हैं हमारे, वो होंगे फोटोसिंथेटिक पाथवे, है ना, कि कौन से किस किस टाइप के फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस होते हैं, उसके बेसिस पे कितने तरीके के प्लांट हैं, C4, C3 और कैम प्लांट्स, ये 3 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें और भी आगे चीज़ें होती हैं कि C4 का वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा है, कि किसी का न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो सब कुछ आप वहाँ पढ़ोगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। वो ऑलरेडी अगर मैं कवर भी कर लेता फिर भी वो पढ़ाती है ना। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो फैमिली क्लासिफिकेशन होता है, टिलियेसी, मालवेसी, ये सारे क्लासिफिकेशन मोनोकॉट डाइकॉट में पहले रहेगा, फिर उसके बाद उसके अंडर बहुत सारे क्लासिफिकेशन नोट राइटर्स मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, देखते हैं। वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ा भी देंगे तब भी उनको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये उनका पोर्शन है। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में है, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए, यहां से शुरू करते हैं। नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि आपने एक क्रॉप ग्रो की, है ना, उसके साथ एक ऐसी क्रॉप ग्रो कर दो कि जो दूसरे वाले को बढ़ने में मदद करे। जैसे अगर कोई शेड लविंग प्लांट है ना, जैसे कि कॉफ़ी एक शेड लविंग प्लांट है, तो आप उसके साथ मतलब उसको छाया पसंद है, तो आप उसके साथ एक बड़ा पौधा लगाओगे, है ना। तो बड़ा पौधा लगाओगे तो क्या होगा कि आपके जो नीचे वाले प्लांट हैं उनको छाया मिलेगी, तो वो और अच्छा ग्रो करेंगे, एक बढ़िया क्वालिटी का आपको कॉफ़ी बीन्स देंगे, है ना। इसको इरेज कर दें, किसी को खैर कर देते हैं। अब जैसे आपने एक प्लांट लगाया है ना, तो एक
मतलब एक स्टेम वाले प्लांट लगा देंगे जिसका कि ये स्टेम का पोर्शन स्ट्रांग हो, ठीक है, वुडी नेचर कह सकते हैं, है ना। एक अगर बुशी है या फिर क्लाइंबर है तो इससे क्या होगा कि आपका क्लाइंबर अगर आप ये पौधा नहीं लगाओगे, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आपको स्टिक डालनी पड़ेगी या आपको मचान बांधनी पड़ेगी ऊपर ऐसे ऐसे करके, जिसके ऊपर चढ़ सके ये और फिर यहाँ फैले। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं मचान बांधने या फिर यहाँ पे लकड़ी लगाने के से अच्छा है कि हम यहाँ पे कोई वुडी नेचर का प्लांट लगा दें, है ना। तो ये तो हमारा बढ़ेगा ही और साथ ही साथ कुछ कुछ प्रोडक्शन हमारा इसमें भी हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि मेन क्रॉप को तो हमारा जितना मिलना था उतना मिलेगा क्रॉप, साथ ही साथ इसमें भी कुछ कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे अगर 15-20 लाख रुपए इससे कमा रहे हो तो शायद 5-6 लाख रुपए इससे भी आप कमा लो, है ना। तो इसको बोलते हैं नर्स क्रॉप। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम ट्रैप क्रॉप, क्योंकि ट्रैप क्रॉप और गार्ड क्रॉप एक जैसी है लगभग, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। कभी कभी अगर मान लो आपने सिर्फ ट्रैप क्रॉप पढ़ के गया आप और वहाँ ट्रैप क्रॉप दिया ही नहीं, उसने दे दिया गार्ड क्रॉप, तो क्या कर लोगे, समझ ही नहीं आएगा उस टाइम। तो ट्रैप क्रॉप क्या होती है, देखो पर्पस दोनों का यही होता है कि जो बाहरी चीज़ें होती हैं उनसे मेन क्रॉप को बचाना। ये मेरा फील्ड है, बीच में मैंने मेन क्रॉप लगाई है ना। यहाँ पे हम ट्रैप क्रॉप या गार्ड क्रॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो पहले इन पे अटैक करेंगी, ना कि इन पे। तो इनको जो नुकसान होने वाला था वो इनको होगा, वो लोग हमारे दुश्मन यहाँ पे केंद्रित रह जाएंगे। मेन क्रॉप हमारी फुल फ्लेज हमको प्रोडक्शन देगी, ठीक है, पूरा प्रोडक्शन देगी जितना देना है। तो इस पे दो कॉन्सेप्ट है कि एक तो होता है नुकसान हमारा इंसेक्ट और पेस्ट से। इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीट पतंगों से, है ना। तो इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए जो क्रॉप लगाते हैं हम उसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप में मेन चीज क्या देखनी पड़ती है कि जिस फैमिली का क्रॉप हमने अंदर लगाया है सेम फैमिली की क्रॉप हम बाहर लगाएंगे। अगर अंदर मालवेसी लगाए हैं, है ना, मालवेसी लगाए अंदर, तो बाहर भी क्या लगाएंगे, मालवेसी लगाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो मोस्टली फैमिली के उस पे होते हैं कि ये स्पेसिफिक फैमिली स्पेसिफिक होते हैं कि इसी फैमिली के क्रॉप्स पे ये अटैक करेंगे। तो अंदर अगर आपने कॉटन लगाया तो बाहर आप भिंडी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैप क्रॉप। इसमें ये वुडी नेचर का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। दूसरी चीज है गार्ड क्रॉप। गार्ड ट्रैप मतलब जाली वाली है, हल्की नाजुक चीजें, तो उससे आप समझ सकते हो कि इंसेक्ट। गार्ड क्रॉप, गार्ड वर्ड अपने आप में बहुत स्ट्रांग फीलिंग देता है ना, कि कोई गार्ड खड़ा है। तो जो गार्ड क्रॉप्स रहेंगी वो वुडी नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है वो वो जानवरों से और कुछ जानवर जैसे इंसानों से बचाने का मेन इनका पर्पस होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना, कोई ह्यूमन बीइंग ही। और एक चीज होती है कि जानवर बहुत नुकसान पहुंचाए, जैसे नीलगाय, है ना, ब्लू बुल्स, ठीक है। तो इन सबों से बचाने के लिए जिस क्रॉप को लगाते हैं वो होती है हमारी गार्ड क्रॉप्स। समझ में आ गया। तो ये हमारा मेन दो पर्पस है कि ये इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है और ये हमारे जानवरों और जानवर जैसे इंसानों से बचाता है जिनको सेंस नहीं होता और आपकी क्रॉप को खराब कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है रिस्टोरेटिव क्रॉप। एक सेकंड पे, रिस्टोरेटिव एग्जॉस्टिव एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देख लेते हैं ले और साइलेज। एक ये हमारा ले और साइलेज क्रॉप है। ले क्रॉप सेम फॉडर क्रॉप जो आती हैं वो सबकी सब ले क्रॉप में आती हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि पशुओं को फीड करने के लिए, ठीक है, जानवरों को खिलाने के लिए ले क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है। साइलेज क्रॉप्स का भी इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए ही होता है। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हे और साइलेज पढ़ोगे एनिमल हस्बेंड्री में। हे और साइलेज क्या होता है कि एक जैसे कोई प्लांट है हमारा, है ना, उसको हमने सुखवा के रखा है, ठीक है, उसको सुखा दिया और स्टोर करके रखा है कि ये जब भी हमारे जानवर को ज़रूरत पड़ेगी, जिस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी चीज़ें, उस टाइम ये खाएगा, ठीक है। वो एरोबिक कंडीशन में उसको किया जाता है। और साइलेज क्या होता है, एनोरेबिक कंडीशन में किया जाता है। ये थोड़ा वेट होता है, ठीक है, इसको गड्ढे वगैरह में या फिर पिट में तैयार करते हैं और स्टोर करके रखते हैं हरी घास को
है ना, ताकि जब वो सीजन में अवेलेबल ना हो उस टाइम पे हम उसको साइलेज दे सकें, ठीक है। तो वो वेट कंडीशन वाली जो क्रॉप्स हैं उनको हम बोलते हैं साइलेज क्रॉप, है ना, जिनका मेन पर्पस होता है साइलेज प्रिपेयर करना, और इन जनरल जो खिलाने के लिए है वो हमारी ले क्रॉप है। समझ में आ गया? ऐसे स्टोर करते हैं अंदर और वो हरे रंग का होता है, मतलब वो ग्रीन ही रहता है और उसमें पूरा थोड़ा सा मॉइस्ट होता है वो, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी मॉइस्ट होता है। नेक्स्ट इज सॉरी स्टिमुलेंट, ये सब तो हो गया। नेक्स्ट इज पैराओथेरा क्रॉप एंड रिले क्रॉप। ये दोनों क्रॉप्स एक जैसी हैं, लेकिन कभी कभी दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है ना, मोस्टली मतलब दोनों ही पूछे जाते हैं। तो पहले रिले क्रॉप्स देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा पैराओथेरा क्रॉप। पैराओथेरा क्रॉप्स कुछ नहीं है, रिले क्रॉप्स का ही दूसरा नाम है पैराओथेरा क्रॉप्स, ठीक है। रिले क्रॉप क्या होती है कि जैसे दिख रहा है, ये प्रॉपर सर्कल नहीं है। जैसे अगर हम एक मान लो ये मेरे पूरे एक साल का क्रॉप साइकिल है कि एक साल में हम कौन कौन सी क्रॉप कितने कितने दिन के लिए लगा रहे हैं, 1 ईयर, ठीक है। तो एक तो ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। इतने दिन मान लो वीट लगा, फिर राइस लगा या काउपी लगा, ठीक है। मान लो मेरी पहली क्रॉप यहाँ, एक क्रॉप ये है, दूसरी क्रॉप ये है, तीसरी ये है और चौथी क्रॉप ये है। इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जहाँ एक क्रॉप खत्म हो रही है वहाँ से दूसरी शुरू हो रही है। कभी कभी क्या हो सकता है बीच में आप कुछ दिन के लिए छोड़ो तो ये ब्रेक डाउन हो सकती है साइकिल, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना, मतलब ये तो यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है लेकिन ये शुरू यहीं से हो जा रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है लेकिन ये वाला शुरू यहीं से हो जा रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है बट शुरू यहीं से हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप पहली फसल अपनी काटो, उसके पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दो, है ना, 15 दिन या 1 हफ्ते पहले आप इसकी बुआई कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रीले क्रॉपिंग, ठीक है। कई बुक्स में ये मेंशन है कि इसमें मिनिमम 4 क्रॉप्स होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मेंशन नहीं किया गया है ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन कि 4 क्रॉप आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कहीं कहीं पे मेंशन है कि इसमें एटलीस्ट 4 क्रॉप होनी चाहिए, और कहीं कहीं पे मेंशन नहीं किया, मोस्ट ऑफ द जगह नहीं किया गया है। 1-2 जगह मुझे पढ़ने को मिला कि 4 क्रॉप मिनिमम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आप एक क्रॉप का पीरियड मान लीजिए आपका 3 महीने का है, ठीक है। आप क्या करोगे कि 2 महीने 15 दिन के बाद ही आप एक दूसरी क्रॉप लगा दोगे। फिर आप जब तक इसको काटने का समय आएगा, है ना, मतलब जब तक ये उग के बाहर आएगा तब तक आप इसको काट लोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा कुछ क्रॉप प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमारा बचत हो जाता है, ठीक है। मेन यही है। इसी का दूसरा नाम पैराओथेरा क्रॉप्स है, जैसे बिहार बंगाल वगैरह में इसको पैराओथेरा क्रॉप्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैच क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप नहीं है ना, हाँ चलो बस कैच क्रॉप पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कैच क्रॉप क्या होता है, जैसे आपने लगाया कोई फसल, 2 महीने की फसल है ना, नेक्स्ट आपकी जो फसल लगानी है वो 2 महीने बाद आप लगाओगे। मतलब आपका पर्पज़ है कि मेनली मेरे को एक राइस लेना और एक छोटी क्रॉप लेनी है ना, या फिर मेरे को एक अरहर लेना और एक छोटी क्रॉप लेनी है। तो बीच का जो समय है आप उसमें कुछ तो डाल सकते हो कि आप नेक्स्ट सीजन को तब तक आराम से कैच कर लो, है ना। तो समथिंग ऐसा कि आपका यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉप लगी है और यहाँ आपकी दूसरी क्रॉप है, ठीक है। ये जो समय है इसको बचाने के लिए कभी कभी इसमें छोटी क्रॉप डाल दी जाती है। एक और इसका पर्पस हो सकता है, वो जब आप बीएससी में जाओगे तो आप उसको एज ए सेपरेट क्रॉप टाइप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आप मेन कैच क्रॉप में ही उसको एंट्रेंस लेवल पे, जो 12th लेवल पे बुक है उसमें क्या किया गया है कि कैच क्रॉप में ही उसको भी एडजस्ट कर दिया गया है, तो उसको भी देख लो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब बाढ़ आने का सीजन होता है, मेनली यूपी में बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम पे अरहर आपके खेतों में होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो अरहर खराब हो जाती है, जब अगर आपके गांव में बाढ़ आ गई तो वो अरहर खराब हो जाएगी।
तो किसान क्या करते हैं कि उसकी जगह कोई छोटी फसल लगा दे, जैसे तीसी, मसूर। तो ये सब कम टाइम की फसलें हैं, तो इनकी सोइंग कर दी जाती है, ताकि अगर मान लीजिए इसको जाना था आपका, मान लीजिए क्रॉप साइकिल कुछ ऐसा है, 3 क्रॉप आप ले रहे हो, ठीक है, रबी, खरीफ, रबी और जायद की, ठीक है। कब मान लीजिए ये आपका जा रहा है और यहीं पे बाढ़ आ गई, ये फसल आपकी खत्म हो गई, ठीक है, मतलब आपकी फसल यहाँ से यहाँ जानी थी लेकिन बाढ़ आ गई, तो इस वजह से क्या हुआ, ये फसल यहीं पे ब्रेक डाउन हो गई, है ना। 4 महीने का टाइम है ये, तो ये 2 ही महीने में खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैच क्रॉप लगाएंगे, एक ऐसी क्रॉप जो 2 ही महीने में तैयार हो जाए और वो ये 2 महीने का टाइम कवर कर लेगी, आपका फील्ड खाली नहीं जाएगा, कुछ पैसे की आपको कमाई हो जाएगी, जो नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई हो जाए, या कभी कभी आप उससे ज़्यादा भी पा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्रॉप सेलेक्ट की है उगाने के लिए, है ना। फिर है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, इनको हिंदी में बोलते हैं नगदी फसलें, है ना। आपको याद करना है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि ऐसी क्रॉप जिनका आप अकेले कंजप्शन कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे, अगर आप बड़े स्केल पे उगा रहे हो तो कभी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी फसलों में कौन सी क्रॉप्स आएंगी, कॉटन, कॉटन का आप खुद यूज़ नहीं कर सकते हो, ग्राउंड नट हो गया, है ना, शुगर केन हो गया, तो ये सारी कैश क्रॉप्स होती हैं, है ना। कॉटन मतलब कपास, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, और शुगर केन मतलब गन्ना, आलू, ये सब आपकी कैश क्रॉप होती है, इनका मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, ठीक है। ग्राउंडनट कोई बिगे उगा रहा है तो वो खुद कंजप्शन उसका कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। कॉटन का मेन पर्पस कभी सेल्फ कंजप्शन नहीं होता है, मेनली पैसा कमाने के लिए किया जाता है ना। और शुगर केन हो गया, तो जितने भी गन्ने के की खेती करने वाले लोग हैं, मिल्स को सप्लाई करते हैं, वो इसलिए उगाते हैं, मेन पर्पस उनका ये रहता है, ठीक है। फिर आता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप होती हैं जैसे उसको आपने उगाया और काट के वहीं दबा दिया, है ना। इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि आपके जो खेत है ना, उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट को बढ़ाना, ठीक है। आपने ग्रो किया और इसको वापस से इसी में दबा दिया, है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ये हरी खाद की फसलें इनको हिंदी में बोला जाता है ना, ये एक तरीके से खाद देने का काम करती है। ऐसी ही कुछ क्रॉप होती है रिस्टोरेटिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स क्या होती हैं कि इनको दबाया नहीं जाता है ना, काम इनका भी वही होता है कि न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाते हैं आपके मिट्टी का, लेकिन इनको काट के दबाया नहीं जाता। इनका कंजप्शन आप करते हो, लेकिन ऊपर का जो मान लीजिए ये पोर्शन आपको यूज़ करना है, ये आपका प्रोडक्शन पार्ट है ये, है ना। तो इकोनॉमिक जो है ग्रोथ वो यहाँ से होती है ना, आर्थिक रूप से जो आपके लिए लाभदायक है वो ग्रोथ यहाँ होती है, इस पोर्शन में होती है। नीचे की जो जड़ें हैं या फिर नीचे का कुछ पोर्शन वो आपके काम का नहीं है। क्या करोगे, आप अपना क्रॉप लोगे, उसमें आपको वो नहीं करना है, लेकिन जड़ें इसी में छोड़ दो। इससे क्या होगा कि इसमें रीस्टोर हो जाएगा। रीस्टोर मतलब वापस से भराएंगे क्या चीज़ें, न्यूट्रिशन आपका, है ना। मेनली इसमें लेग्यूम क्रॉप्स आती हैं, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, विच इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैंने पहले भी बताया था, है ना। शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ। सॉयल बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना, ठीक है। कभी पूछ सकता है कि राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है ना। तो उसकी वजह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो आपका एयर में आपका जो नाइट्रोजन है ये उसको फिक्स करके ले आते हैं सॉयल में, ठीक है। एयर के नाइट्रोजन को सॉयल में लाने का काम करता है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके मिट्टी का जो है नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है ना। आपको ऊपर से फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या मिट्टी में आपके नाइट्रोजन कंटेंट कम हो गया है, इंडिकेटर क्रॉप्स आपको दिखा रही है वो चीज़ें बार बार, तो आप रिस्टोरेटिव क्रॉप लगा सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप का जस्ट उल्टा है एग्जॉस्टिव क्रॉप, ठीक है। तो रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होती है कि रिस्टोरेटिव क्रॉप आपके ज़मीन में न्यूट्रिशन देने का काम करती है, वहीं एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या करती हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेती हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंजप्शन करती हैं, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप का मेन एग्जांपल है शुगर, कॉटन और पोटैटो, ठीक है। मेनली इसमें कॉटन, कपास जो है ये क्वेश्चन बनाता है। एग्जॉस्टिव क्रॉप का एग्जांपल मेन जो है वो कपास है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि आपने अगर उसको ज़मीन में लगा दी, वो ज़मीन का सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे। एक तो मेन कारण होता है इनमें टैप रूट फॉर्मेशन होना या फिर ट्यूबर्स फॉर्मेशन होना, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। मल्च क्रॉप क्या होती है,
मल्च क्रॉप एक कवर क्रॉप होगा कहीं, हाँ ये रहा कवर क्रॉप। मल्च क्रॉप कवर क्रॉप एक ही जैसी क्रॉप्स है ना, मतलब लगभग सब चीज़ें सेम है। मतलब कवर क्रॉप को आप मल्च क्रॉप भी कह सकते हो, मल्च क्रॉप को आप कवर क्रॉप भी कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दोनों कभी ऑप्शन में आपको नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। तो मल्चिंग देखो एक काम होता है कि जैसे आपका फील्ड पड़ा हुआ है फेलो, ठीक है, फेलो मतलब खाली पड़ा हुआ है, इसमें आपने कुछ कुछ ग्रो किया था, फिर उसकी कटाई कर ली और वो अब खाली पड़ा है। अब आपको नेक्स्ट जो लगाना है वो 2 महीने 3 महीने बाद लगाना है। तब तक क्या होगा कि सन के डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आएगा आपका जो फील्ड है, ठीक है, तो एक तो ये अपना मॉइस्चर लॉस करेगा, है ना। मिट्टी के अंदर जो आपका कैपिलरी वाटर है, जो आपके लिए मेन काम आता है ना, जड़ें जिनको खींचती हैं, कैपिलरी वाटर ही वो पानी का वो हिस्सा होता है जो कि जड़ें इस्तेमाल करती हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनाता है ना। ये एग्रोनॉमी सॉइल साइंस दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सूख जाता है, तो आपकी मिट्टी में मॉइस्चर का कंटेंट कम ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बुशी नेचर की, है ना, हर्बेशियस या सर्बेशियस क्रॉप कह लीजिए, है ना, कोई भी शर्ब क्रॉप आप इसमें लगा देते हो कि ये जो है आपका पूरा भरा रहे, तो इससे मॉइस्चर कंटेंट आपकी ज़मीन का कम नहीं होगा। वरना जितना ज़्यादा ओपन एरिया रहेगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। साथ ही साथ हवा वगैरह चलेगा, जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो आपस में बाइंडिंग जो है आपके सॉइल पार्टिकल्स की वो कमज़ोर हो जाएगी। तो वो क्या होगा कि सॉइल इरोजन बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। एयर से आपके सॉइल इरोजन आसानी से होगा, पानी से सॉइल इरोजन आसानी, सॉइल इरोजन का मतलब मृदा का कटाव, है ना। तो अगर खाली पड़ा हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट 0 है, तो हवा चलेगी तो यहाँ पे से मतलब लुढ़कते लुढ़कते, है ना, सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप वगैरह प्रोसेस जो भी है, सस्पेंशन तो नहीं कह सकते, सॉल्टेशन सरफेस क्रीप, उससे क्या होगा कि सस्पेंशन भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी जो हमारी ऊपर की मेन मिट्टी होती है 15 सेंटीमीटर तक की, वही तो मेन मिट्टी है, मेरे को तो काम वही आ रही है, उसके नीचे की मिट्टी तो मेरे लिए ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेन तो मेरा प्रोडक्शन ऊपर की मिट्टी से हो रहा है, तो वो उड़ जाएगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। साथ ही साथ मॉइस्चर नहीं रहेगा 15 सेंटीमीटर तक के एरिया में, सॉइल में से आपके लेना वहीं से आपके पौधों को, तो वो भी दिक्कत करेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, इरोजन हो जाएगा, तब तो बहुत ही दिक्कत है। तो इन सब से बचाने के लिए कवर क्रॉप्स या फिर मल्च क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्च क्रॉप का मेन पर्पस होता है मॉइस्चर बचाना, कवर क्रॉप का मेन पर्पस होता है सॉइल इरोजन बचाना, साथ ही साथ मॉइस्चर, ठीक है। लेकिन मल्च का मेन मॉइस्चर होता है और कवर क्रॉप का मेन सॉइल इरोजन, मृदा के कटाव को बचाना। इंडिकेटर क्रॉप्स क्या होती हैं, कभी कभी जब मान लीजिए आपने एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाई, या फिर जैसे इंडिया में जिंक की कमी है ना आपके सॉइल्स में, ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपके सॉइल में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है कि भाई इसकी कमी है इसकी, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जो किसी स्पेशल न्यूट्रिशन की कमी पे कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर शो कर देंगे, है ना। तो इंडिकेटर क्रॉप्स की आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, आप उस लिस्ट से इंडिकेटर क्रॉप्स मेन याद कर लीजिएगा। तो इसके राइट डाउन्स आपको मिल जाएंगे जल्दी ही आपके ऐप पे, ठीक है। तब तक नेक्स्ट आपको कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आप उनको सॉल्व करिए जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे, ठीक है। देखते हैं कि आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ मेरे ख्याल से आप कोई क्लासिफिकेशन मेन बचा नहीं है, अगर आपको लगेगा कि कोई क्लासिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो पर्सनली, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है आपके कोर्स पे। अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया और सिर्फ आप ट्रायल वीडियोस के नाम पे देख रहे हो, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज करिए ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सको। किस चीज़ के लिए, CU/CET BHU के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपको जो भी कुछ जानना है इस कोर्स के बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन जनरल मैं आपको बता दूं, हम तैयारी करा रहे हैं CU/CET एग्ज़ाम्स की। अगर BSc AG कवर नहीं होता है CU/CET में, तो हम BHU कह सकते हैं उसको, ठीक है। BHU में BSc एग्रीकल्चर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये कोर्स उसके लिए है। इसमें आपको पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक एग्जाम्स हम कंडक्ट कराते हैं, प्रीवियसली हमने जितनी भी बार तैयारी कराई है हमने मॉक एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं ऑनलाइन, और वो बिल्कुल वैसी फील देते हैं जैसे आप, अगर आप कह लो कि
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दोगे CBT, तो आपको जैसी फील आएगी वैसी आएगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे इस कोर्स के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बना, उसको देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।